वेलकम टू यू कल्याण एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर से स्टूडेंट्स जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले चुके हैं, वो एडमिशन लेने के बाद उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो चुका है। उसमें मेरा सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स। आइए देखते हैं फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स। फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स। फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स में हम एक लेक्चर्स बनाते जाएंगे। सिलेबस जो है आपके YouTube पे पहले से दे चुका गया है, वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको वहां से आप लिंक देख करके आप जो है पढ़ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स। जो जेनेटिक्स टर्म है वह विलियम बेटसन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? विलियम बेटसन द्वारा सन 1905 में। सन 1905 में जेनेटिक्स टर्म दिया गया था। किसके द्वारा? विलियम बेटसन के द्वारा दिया गया था। तो ये जेनेटिक्स की हिंदी जो होती है वो होती है अनुवांशिकी। इसके अंतर्गत हम पहले पढ़ेंगे डिफिनीशन ऑफ जेनेटिक्स। आइए देखते हैं जेनेटिक्स की परिभाषा क्या होती है। डिफिनीशन ऑफ जेनेटिक्स। डिफिनीशन ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की डिफिनीशन क्या होती है? ये कहा जाता है कि जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस which deals study about heredity and variation. कहा गया कि जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस पे थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करिए। बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है? बायोलॉजी की परिभाषा आप जानते हो कि बायोलॉजिकल साइंस जो होता है, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट ऑफ लिविंग एंड ऑर्गेनिज्म। तो उसका ये ब्रांच है। इसका बायोलॉजिकल साइंस का क्या ब्रांच है? कौन सा? जेनेटिक्स। जिसके अंतर्गत विच डील्स स्टडी अबाउट, जिसके अंतर्गत हम किसका? हेरिडिटी एंड वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। या हेरिडिटी के स्थान पे आप इनहेरिटेंस का भी यूज कर सकते हैं। इनहेरिटेंस तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन या हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब ये हेरिडिटी और वेरिएशन होते क्या है उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हम पूरे जेनेटिक्स में सिर्फ दो ही शब्दों पर ध्यान देते हैं। कौन कौन सा? हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस क्या होता है आइए देखते हैं। इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। हेरिडिटी किसे बोलते हैं और इनहेरिटेंस किसे बोलते हैं? इसको देख लीजिए। द ट्रांसमिशन of traits from parent to progeny offspring बोलते हैं। प्रोजेनी को ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी बोलते हैं। करेक्ट। द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स। ट्रेट्स का मतलब होता है लक्षण, या दूसरे शब्दों में बोले तो कैरेक्टर। तो द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, जो माता पिता के लक्षण या कैरेक्टर्स जिसको बोलते हैं, जो जीन द्वारा गवर्न होता है, उसका ट्रांसमिशन होना यानी कि पेरेंट से संतान में जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? इनहेरिटेंस और हेरिडिटी।
क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी इज कॉल्ड क्या हो जाएगा हमारा? इनहेरिटेंस। तो एक शब्दों का हमने देखा इनहेरिटेंस और हेरिडिटी को एक्सप्लेन कर लिया। आइए देखते हैं कि वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन variation, the occurrence of different among the individual belong to single species from one or more traits। ये कहना है कि वेरिएशन क्या होता है? कह रहा है द ऑकरेंस, उत्पत्ति होती है, ऑकरेंस मतलब उत्पत्ति होती है ऑफ डिफरेंट अमौंट, मतलब विभिन्न प्रकार के, डिफरेंट मतलब विभिन्न प्रकार के इंडिविजुअल बिलोंग टू सिंगल स्पीसीज। कह रहा है कि एक सिंगल स्पीसीज से यानी कि व्यक्तिगत जो स्पीसीज है उससे उत्पन्न होने वाले जो संतान या प्रोजनी है उसमें वन आर मोर ट्रेट्स यानी कि एक या अधिक लक्षण जो परिवर्तित होते हैं यानी कि डिफरेंट होते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या? वेरिएशन। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि पेरेंट्स ऑफ प्रोजनी, किसी ह्यूमन के चाइल्ड में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है कि ट्रांसमिशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस और हेरिडिटी बोलते हैं। अब वो उनके चाइल्ड यानी कि इस पेरेंट्स के 2 या 3 चाइल्ड्स हैं, 2-3 चाइल्ड्स में जितने उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर को लेकर के तीनों बच्चों में डिफरेंट होता है, उसी डिफरेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन, यानी कि इसको बोलते हैं विभिन्नता। तो इस प्रकार से डिफिनेशन जो होता है जेनेटिक्स का, जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस व्हिच डील्स स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस और हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन क्या होता है आप देख लें। इनहेरिटेंस और हेरिडिटी क्या होता है? द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, यानी कि जो कैरेक्टर पेरेंट्स से यानी पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस और हेरिडिटी बोलते हैं। वेरिएशन क्या होता है? जो इंडिविजुअल्स किसी स्पीसीज में, जो किसी स्पीसीज में उनके चाइल्ड यानी किसी व्यक्तिगत स्पीसीज, एक स्पीसीज है उसमें उत्पत्ति जो उनसे चाइल्ड बोर्न उत्पत्ति होती है, उन चाइल्डों में जो डिफरेंट पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। तो जेनेटिक्स की डिफिनेशन, हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स, कि जेनेटिक्स की क्या हिस्ट्री है, इतिहास क्या है जेनेटिक्स का, उसके बारे में। पहले के कुछ वैज्ञानिकों का मानना था, यह सर्वविदित है कि किसी भी जीव की उत्पत्ति जो होती है वह अपने से पूर्वजों से होती है, यह सर्वविदित था। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि कुछ जीवों की उत्पत्ति जो होती है वह स्वतः होती है, स्पॉन्टेनियस क्या होती है? स्वतः होती है। जैसे मक्खी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि, गुबरेला आदि, ये जो ऑर्गेनिक जीव हैं इनकी उत्पत्ति स्वतः मानी जाती है। इस थ्योरी पे कुछ वैज्ञानिकों का मत था, जिसमें हिस्ट्री में पहले पॉइंट पे हम देखते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्वतः उद्भववाद। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्वतः उद्भववाद पहले हुआ। उसमें कुछ वैज्ञानिक जैसे रेड्डी और स्प्लेंडानी दोनों लोगों ने इस पे वर्क किया। आइए बारी बारी से हम देखते हैं कौन कौन साइंटिस्ट कौन सा वर्क किए। तो रेड्डी ने, सर्वप्रथम रेड्डी ने 1621 से लेकर 1697 तक उनका चर्चा किया, उन्होंने देखा। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ मांस के टुकड़े थे, किसके? मांस के टुकड़े लिए और मांस के टुकड़ों पे कपड़ों को सहायता से इसको अच्छी तरीके से क्या कर दिए? ढक दिया। और ढकने के बाद जब मांस का टुकड़ा ढक दिया गया और वहां पर मक्खियों को नहीं पहुंचने दिया गया, इसको मक्खियों को यहां तक नहीं पहुंचने दिया गया। और फिर उसके बाद जब देखा गया मांस के टुकड़े जब सड़ गए और उसको जब उठा के देखा गया तो वहां पे किसी भी मक्खी का स्वतः उद्भव नहीं हुआ था, यानी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं हुआ था। तो रेड्डी ने साबित किया कि किसी भी जीव की उत्पत्ति अपने से पूर्ववर्ती जीवों से ही होती है। तो ये मक्खियों के बारे में जो है
इन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किया कि मक्खी का जो उत्पत्ति होती है वह स्वतः नहीं होती है। लेकिन फिर भी कुछ वैज्ञानिकों का मत था कि मक्खी का नहीं, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का भी स्वतः उद्भव होता है। तो उसके लिए जो है कि सेकेंड एक्सपेरिमेंट स्प्लेंजानी, कौन? स्प्लेंजानी 1729 से 1729 में और 1799 से उन्होंने लिया ऑर्गेनिक मैटर। क्या लिया? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर्स को लेकर के उन्होंने एक फ्लास्क में रखा, ऑर्गेनिक मैटर को रख करके फ्लास्क में रखा और फ्लास्क को हीट किया। फ्लास्क को हीट किया जिसमें इसमें से पहले पूर्ववर्ती जीव थे वो पूर्ण रूप से मर गए और उसके बाद इन्होंने बॉटल को ठीक अच्छी तरीके से उसी सील कर दिया, इसको बंद कर दिया वो बॉइल करने के बाद। और यहाँ पर ना बैक्टीरिया और ना प्रोटोजोआ का आवागमन नहीं हुआ, जिससे यहाँ पर किसी भी बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की उत्पत्ति नहीं हुई। तो स्प्लेंजानी ने साबित किया कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की उत्पत्ति जो होती है वह पहले से पूर्ववर्ती अपने जीवों से ही होती है, ना कि स्वतः होती है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इनके मत को कहकर टाल दिया, कहा कि हीट करने के उपरांत इसमें जो वाटर था वो हीट होने के बाद निकाला नहीं गया और जिसके कारण इसमें ऑक्सीजन CO2 O2 ताजी फ्रेश हवा जो है कि इंटर नहीं कर पाई, जिसके कारण यह जो है कि मत सबने नहीं माना। तो पूर्ण रूप से आलोचना की गई इनके मत को, किसके? स्प्लेंजानी को। फिर तीसरे साइंटिस्ट आते हैं लुईस पास्चर। लुईस पास्चर सन 1822 से 1895 तक और टिंडल 1820 से लेकर 1893 तक। इनका एक्सपेरिमेंट इसी ऑर्गेनिक मैटर को बॉयल करने के उपरांत, इसी पे था, इसी ऑर्गेनिक मैटर को बॉयल करने के उपरांत इन्होंने इसको पूर्ण रूप से सील नहीं किया, बॉटल को, बॉटल के ऊपर कॉटन लगा दिया, यानी कि रुई कॉटन लगा दिया और जिससे कॉटन से ये O2 ऑक्सीजन ताजी हवा फ्रेश जो है कि इंटर कर गई, इंटर किया और बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ अंदर इंटर नहीं कर पाए। और उसके बाद देखा गया तो यहाँ पर ना तो प्रोटोजोआ और ना तो बैक्टीरिया, किसी का स्वतः उद्भव नहीं हुआ, यानी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं हुआ। तो सर्वविदित किया गया, सर्वमान किया गया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है कि पूर्णतः गलत है। किसी भी जीव की उत्पत्ति अपने पूर्ववर्ती जीवों से होती है, ना कि उनका उत्पत्ति जो है कि स्वतः हो जाती है। तो ये चार साइंटिस्ट आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि चारों साइंटिस्ट के मतों के आधार पे कभी कभी एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी एक्सपेरिमेंट में फिर लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया इसको लुईस पास्चर को एक्सपेरिमेंट के बाद। और यह मान्य है थ्योरी की अब जो भी जीव की उत्पत्ति होती है वह अपने से पूर्ववर्ती जीवों से होती है, ना कि स्वतः होती है। आइए देखते हैं दूसरी थ्योरी। इस पॉइंट है आपका परफॉर्मेशनिज्म या पूर्व रचनावाद। पूर्व रचनावाद का तात्पर्य है कि पहले से रचना हो चुका हो। तो इसमें पहले से सर्वविदित है कि किसी भी जीव की उत्पत्ति होती है या होता है तो उसमें नर और मादा का फ्यूजन होने के बाद ना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल स्पर्म्स देन प्रोड्यूस ऑफ प्रोजेनी, तो होता है, पहले से सर्वविदित था। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मत था, ये विदित अब हम जानते हैं, पहले क्या था कि अरस्तु ने कहा सब्सटेंस ऑफ सेक्सुअल प्रोजेनी, जो सेक्सुअल प्रोजेनी के पदार्थ है वह एक जो होता है फीमेल से और स्पर्म जो होता है वो मेल से प्राप्त होता है, यानी कि अंडाणु जो होता है वो फीमेल से प्राप्त होता है और स्पर्म यानी कि शुक्राणु जो होता है वो मेल से प्राप्त होता है। इन दोनों के फ्यूजन के बाद ही किसी प्रोजेनी की उत्पत्ति होती है। ठीक, तो पूर्व रचनावाद को क्या बोलते हैं? स्मेरेडम ना, दूसरे साइंटिस्ट हमारे हैं स्वेमेरडम ने कहा
स्पर्म आर एग यानी कि शुक्राणु अथवा अंडाणु में हर प्रकार से जीव, इसमें कह रहा है कि हर प्रकार से जीव किंतु अविकसित यानी कि अनडेवलप्ड जीव उपस्थित रहता है। तो कह रहा है कि जो शुक्राणु हो या अंडाणु हो उसमें पहले से जीव क्या बोलता है, वो अनडेवलप्ड रहता है, अविकसित रूप से पहले से उसमें क्या रहता है, उपस्थित रहता है। सुमेडम ने कहा कि जो स्पर्म है और एग है इसमें जो है कि अविकसित यानी कि अनडेवलप्ड जीव को रहता है, उपस्थित रहता है। उसके बाद जो कहा गया स्पर्म आर एग में उपस्थित, सुनिएगा, स्पर्म आर एग यानी कि शुक्राणु अथवा अंडाणु में उपस्थित पूर्वोत्पादित एवं अविकसित जीव, जो सुमेडम ने कह रहे हैं कि उसमें से पूर्ववर्ती यानी पहले एवं अविकसित जीव जो को क्या बोलते हैं, होमोकुलस। क्या बोलते हैं, होमोकुलस, यानी कि पहले से जो स्पर्म है और एग है इसमें उपस्थित पहले से अविकसित जीव को क्या बोलते हैं, होमोकुलस। क्या बोलते हैं, होमोकुलस कहते हैं। होमोकुलस की विचारधारा को ही परफॉर्मेनिज्म कहा जाता है, यानी कि पूर्व रचनावाद कहा जाता है। पूर्व रचनावाद किसे कहते हैं, कहा जा रहा है कि स्पर्म और एग में उपस्थित पहले से जो अविकसित और पूर्वोत्पादित जो जीव होते हैं उसी को होमोकुलस कहते हैं, और इसी होमोकुलस की विचारधारा को परफॉर्मेशनिज्म कहा जाता है। इसी विचारधारा को परफॉर्मेशनिज्म कहा जाता है। ये विचारधाराएं जो थी क्या, पूर्व रचनावाद थी। तो पूर्व रचनावाद पहले से जो विकसित जीव है वो उसमें किसी न किसी रूप में जो उपस्थित है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने होमोकुलस को देखने से क्या कर दिया, मना कर दिया। देखा गया और फिर एक व्याख्या के तात्पर्य पे कहा गया कि ये होमोकुलस हम साइंटिस्ट या कुछ साइंटिस्टों को देखने से नहीं परे रहा, तो उन्होंने कहा कि यह एक मिथ्या मात्र इमेजिनेशन है, ना कि यह रियलिटी है। यह कह करके ये क्या, पूर्व रचनावाद यानी कि परफॉर्मेशनिज्म थ्योरी को क्या किया गया, गलत साबित कर दिया गया। जैसे पहली वाली जो थ्योरी थी वो थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन, वो भी थ्योरी गलत साबित हुई और ये भी थ्योरी गलत साबित हुई। आपकी थर्ड हिस्ट्री है एपिजेनेसिस यानी कि अनुजननवाद। एपिजेनेसिस, अनुजननवाद। अनुजननवाद एक्चुअली है क्या, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। कह रहा है एम्ब्रियो के एक समान ऊतक, एम्ब्रियो के एक समान ऊतक यानी कि टिश्यू से वयस्क अंगों के उत्पन्न होने को एपिजेनेसिस कहते हैं। क्या कह रहा है कि एम्ब्रियो में कुछ एक समान ऊतक है, एम्ब्रियो भ्रूण जिसको आप सुन रहे हैं, उस एम्ब्रियो में एक समान ऊतक टिश्यू होते हैं और उसी टिश्यू से वयस्क अंगों की वयस्क अंगों के उत्पन्न होने को एपिजेनेसिस कहते हैं। लेकिन वाल्व साइंटिस्ट एक हैं, वाल्व जो है उन्होंने 1738 से 1794 में क्या कहा, उन्होंने कहा वोल्फ के मतानुसार वयस्क अंगों की उत्पत्ति रहस्यमय जैविक शक्तियों, क्या कहा, रहस्यमय जैविक शक्तियों यानी कि लाइफ फोर्सेस, कुछ रहस्यमय शक्ति है जो लाइफ फोर्सेस के कारण नए सिरे से यानी कि डी नोवो होती है, यानी कि किसी भी जीव की जो वयस्क अंगों की उत्पत्ति होती है वह एक रहस्यमय जैविक शक्तियों के कारण होती है, वह एक नए सिरे से होती है। इसको वोल्फ ने कहा, वोल्फ के मतानुसार। फिर कहा गया दूसरे साइंटिस्ट हैं वान बेयर, और इसी के आधार पे जब वाल्व ने ये मतानुसार दिया तो इसको एपिजेनेसिस, वाल्व को एपिजेनेसिस का प्रवर्तक माना गया। एपिजेनेसिस थ्योरी किसने दी थी, वाल्व ने दी थी। एपिजेनेसिस थ्योरी गिवन बाय वाल्व। तो एपिजेनेसिस थ्योरी जब एक नंबर जो क्वेश्चन टाइम किसने दिया था, वाल्व ने दिया था। बाद के साइंटिस्ट जो वान बेयर ने 1992 से 1792 से, दूसरे साइंटिस्ट वान बेयर 1792 से 1876 तक, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि, उन्होंने क्या कहा, यह स्पष्ट किया कि वयस्क अंगों की उत्पत्ति पूर्णतः नई ना होकर, वो क्या कह रहे हैं, जो वाल्व ने कहा था कि वह नए सिरों से यानी कि डी नोवो से, उन्होंने कहा नई ना होकर भ्रूण के
जो पहले एम्ब्रियो में यानी कि भ्रूण में उपस्थित है टिश्यू पूछे गए हैं, भ्रूण के ऊतकों के क्रमिक रूपांतरण यानी कि ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन क्या कह रहा है, उसी भ्रूण में क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है, क्रमागत ग्रेजुअल रूपांतरण हो रहा है, ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन से होती है। यानी कि जो वयस्क अंगों का उत्पत्ति होता है वह कहां से होता है, भ्रूण के क्रमिक रूपांतरण से होता है, ना कि वह लाइफ प्रोसेस के कारण होता है। तो वान बेयर ने यह साबित किया और इसी ग्रेजुअल मॉडिफिकेशंस के कारण ऊतकों में परिवर्तन होने से वयस्क अंगों की उत्पत्ति होती है। यह पूरे संसार में यह थ्योरी सर्वविदित है, यह थ्योरी सर्वविदित है और सर्वमान्य है। पूरे विश्व में यह थ्योरी मानी जाती है कि नए अंगों की उत्पत्ति कहां से होती है, ये एम्ब्रियो में जो टिश्यू उत्पन्न होते हैं उनके ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन से होते हैं, ना कि नए सिरे से लाइफ फोर्सेस रहस्यमय शक्तियों के कारण नहीं होता। तो भी लेकिन थ्योरी अनुजनकवाद यानी कि एविडेंसेस वाल्व द्वारा दिया गया था, यह सर्वमान्य है। अब ये भी मान्य है कि वान मेंडल द्वारा दिए गए थ्योरी में एम्ब्रियो में थर्ड पार्ट्स आपके खत्म हुए। फोर्थ देखेंगे, फोर्थ टॉपिक्स है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर यानी कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति। क्या, उपार्जित लक्षणों की वंशागति यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इससे पहले यह सर्वविदित रूप से ज्ञात हो चुका था कि जीवों की उत्पत्ति स्पोंटेनियस यानी कि स्वतः उद्भव ना होता है, जीवों की उत्पत्ति अपने से पहले पूर्ववर्ती प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से होती है। उसके बाद दूसरी थ्योरी में इपिजेनेसिस में हम लोग देखे थे कि एम्ब्रियो के मॉडिफिकेशन से, एम्ब्रियो में उपस्थित टिश्यू के ग्रेजुअली मॉडिफिकेशन से क्या होता है, वयस्क अंगों एडल्ट ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, निर्माण होता है। ये दोनों थ्योरी में इपिजेनेसिस वाली थ्योरी यानी कि एम्ब्रियो से ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन से वयस्क अंगों का निर्माण होता है, यह थ्योरी सत्य मानी गई थी। उसके बाद यह देखा गया कि जीवों की उत्पत्ति हो रही है और अंगों का निर्माण कैसे हो रहा है, लेकिन किस प्रकार से जीवों में पेरेंट से जो कैरेक्टर है वो प्रोजनी में जाते हैं, इसके आधार पे जो उपस्थित पेरेंट्स में कैरेक्टर हैं उसी के आधार पे जो है लैमार्क ने सन 1744 से 1829 में इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को दिया और बताया कि जो जनकों के उपार्जित लक्षण हैं यानी कि एक्वायर्ड कैरेक्टर का मीन्स मानो कि जो इन्वायरमेंटली, जो इन्वायरमेंट से प्रेषित होते हैं, इन्वायरमेंट के द्वारा निर्धारित होते हैं, यानी कि बाहर कुछ को फेनोटाइपिकली बोलें तो जनकों के उपार्जित कैरेक्टर यानी जो इन्वायरमेंटल के रूप से हैं संततियों यानी कि प्रोजनी में प्रेषित ट्रांसमिट होते हैं। लेकिन कैसे, एक्वायर्ड कैरेक्टर यानी कि इन्वायरमेंट बेस पे जो ट्रांसमिट होते हैं। इन्होंने कहा, कौन, लैमार्क ने कहा, उन्होंने कहा कि जैसे स्ट्रॉन्ग पीपुल जो हार्ड वर्क करते हैं, जिनकी बॉडी खूब स्ट्रांग हो जाती है, उनकी संतान भी क्या होती है, उत्पत्ति जब संतान की होती है तो वो भी स्ट्रांग ही होता है। लेकिन अगर वीक पीपुल है, मनुष्य जो है कि वर्जिश नहीं करता है, कार्य हार्ड वर्क नहीं करता है, उसके आधार पर जो है कि अगर मनुष्य वीक है तो उसकी संतान भी वीक होगी। ये किसका क्या नाम था, लैमार्क का नाम था। इनके थेसिस, हाइपोथेसिस के आधार पे, दिस हाइपोथेसिस लैमार्किज्म कहा गया। क्या, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को क्या कहा गया, लैमार्किज्म कहा गया। और इनकी इस थियरी और हाइपोथेसिस को बोला गया थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसने दिया था, तो थियरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर लैमार्क ने दिया था। और यह आप जान लो, एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब जो इन्वायरमेंट के आधार पे, बाह्य तत्वों के आधार पे बॉडी पे जो इफेक्ट पड़ता है, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, इसकी बातें की गई है। इस हिसाब से हमारा जो फर्स्ट यानी 4 टॉपिक्स 1 साइंटिस्ट हैं लैमार्किज्म थियरी वो खत्म हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवैल्यूएशन यानी कि जैविक विकासवाद। जैविक विकासवाद की थियरी चार्ल्स डार्विन ने दिया था। कौन दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने वेलिंग नामक एक जहाज पर, इस पे वेलिंग नामक एक जहाज पर उन्होंने कई देशों के महाद्वीपों की यात्रा करने के बाद उन्होंने एक बुक लिखी 1859 में। उस बुक का नाम था वर्जिन ऑफ स्पीसीज। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि चार्ल्स डार्विन ने कौन सी बुक लिखी थी, सन 1859 में वर्जिन ऑफ स्पीसीज यानी कि स्पीसीज की उत्पत्ति कैसे होती है।
स्पीसीज की उत्पत्ति कैसे होती है। उन्होंने देखा विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति विकास यानी कि इवैल्यूएशन द्वारा तथा विकास इवैल्यूएशन द्वारा हुई है। विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति किसके द्वारा? विकास यानी कि इवैल्यूएशन के द्वारा हुई है। तथा विकास क्या है? तथा विकास मुख्य रूप से नेचुरल सिलेक्शन के कारण होता है। विकास किसके कारण होता है? नेचुरल सिलेक्शन के कारण होता है। उन्होंने विभिन्न इन्वायरमेंट में घूमने के पश्चात देखा कि जिन जीवों की रहने की कैपेसिटी यानी कि एडॉप्टेबिलिटी अधिक है वह हर प्रकार के इन्वायरमेंट में जीवित रह पाते हैं, अपने आप को रेजिस्टेंट करके उसमें जीवित रहते हैं। जो वीक होते हैं यानी कि इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं वो उनकी देहांत हो जाती है। धीरे धीरे इसी इन्वायरमेंट को सहते हुए जो ऑर्गेनिज्म मॉडिफिकेशन होकर के बदल करके नए स्पीसीज का रूप धारण कर लेता है, इसी को कहा गया है कि इवैल्यूएशन यानी कि क्या? विकासवाद, निरंतरता। और यह डिपेंड किस पे है? नेचर पे है कि नेचर बदल रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनिज्म जो है कि अपने आप को चेंज करके एडाप्ट हो रहा है। इसी आधार पे इसको नेचुरल सिलेक्शन के कारण होता है। उन्हीं के आधार पे कहा गया थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन ने थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था। अब नेचुरल सिलेक्शन देखने के बाद नेचुरल सिलेक्शन थियरी इनकी पूर्ण रूप से चार्ल्स डार्विन की आज भी जीवित है और मान्य है, वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है। उसके बाद में इन्होंने एक थियरी दिया कि ICA इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जिसकी बात हमने किया था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को भौतिक आधार माना। क्या कहा? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को भौतिक आधार माना। उसी आधार पे जीवों में यानी कि पेरेंट से प्रोजनी में क्या है? ट्रांसफर होकर के कैरेक्टर जाते हैं। इन्होंने भौतिक आधार मांगा, पेंजेंसिस। इसी ICA यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को भौतिक आधार मान करके पेरेंट के कैरेक्टर प्रोजनी में जाते हैं, इसी को बोलते हैं क्या? पेंजेंसिस। तो कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो चार्ल्स डार्विन ने दो नेचुरल थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया और पेंजेंसिस दिया। बाद में हालांकि पेंजेंसिस की प्रक्रिया को गलत साबित कर दिया गया, इसको गलत रूप से माना गया कि ये पेंजेंसिस थ्योरी इनकी गलत साबित हुई, लेकिन चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आज भी सर्वमान्य है। चलिए आइए देखते हैं हिस्ट्री की नेक्स्ट पॉइंट यानी कि 6th पॉइंट, जर्म प्लाज्म थ्योरी। प्लाज्म थ्योरी को विजमैन ने सन 1834 से सन 1914 में अंतर्गत दिया था। इन्होंने कहा कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के प्रिंसिपल पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के प्रिंसिपल पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसको उन्होंने निर्मूल यानी कि गलत सिद्ध किया। उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को देखा और कहा कि उसी एक्सपेरिमेंट के आधार पे उन्होंने चूहों की 22 पीढ़ियों तक लगातार उसके पूंछों को काट काट कर एक्सपेरिमेंट करते रहे। उन्होंने 22 पीढ़ी तक देखा और उस पीढ़ी में सभी भी जितने भी चूहों की प्रोजनी प्राप्त होती गई उसमें किसी भी चूहे पूंछ विहीन पैदा नहीं हुए, सब में पूंछ हुई। उन्होंने कहा कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो इन्वायरमेंटली बेस्ड थी वह पूर्णतः गलत होता है और पेंजेंसिस थियरी जो चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था कि यह इसको भौतिक आधार मांगकर किया गया था, उसके आधार पर यह थ्योरी गलत साबित यानी कि निर्मूल सिद्ध हुई। उसके आधार पे उन्होंने सन 1892 में विजमैन ने सन 1892 में टिश्यूज को 2 भागों में डिवाइडेड किया। कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइडेड किया। एक जर्मप्लाज्म कहा यानी कि जनन द्रव्य और दूसरा सोमैटोप्लाज्म कहा यानी कि काय द्रव्य। इन्होंने कहा जो इनहेरिटेंस होता है यानी कि पेरेंट से प्रोजनी में जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है वह जाता है जनन द्रव्य के माध्यम से यानी कि जर्मप्लाज्म से। जर्मप्लाज्म यानी कि जर्मप्लाज्म से गैमेट फॉर्मेशन होता है और इसी गैमेट से ही जो है कि चाइल्ड गैमेट का फ्यूजन होता है और फ्यूजन से ही प्रोजनी की उत्पत्ति होती है और उसी प्रोजनी में इनहेरिटेंस का जो कैरेक्टर होता है वह जाता है। तो जर्मप्लाज्म थ्योरी हुई, उसमें जो है कि जर्मप्लाज्म मुख्य रूप से भूमिका निभाता है ना कि सोमैटोप्लाज्म। उन्होंने कहा यह काय द्रव्य होता है और यह शरीर के सभी अंगों में उपस्थित रहता है जनन अंगों को छोड़ करके। तो उन्होंने सोमैटोप्लाज्म को यानी कि काय द्रव्य को कहा कि ये बॉडी के अदर हिस्सों में यानी कि कैरेक्टर को ट्रांसफर अगली पीढ़ी में करने के लिए उत्तरदायी नहीं होते, वो उसी जनरेशन में रह जाते हैं।
और उसी के आधार पे इन्होंने जेर्मोप्लाज्म थ्योरी दिया। और कुछ एक्सपेरिमेंट और उन्होंने बताए। उन्होंने कहा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम यानी कि यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, वायरसेस आदि में हम जेर्मोप्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म को अलग नहीं कर सकते, ना तो उनको बांटा जा सकता है। और दूसरे शब्दों में उन्हें कहा कि जो एसेक्सुअल प्रोपेगेशन होता है, एसेक्सुअल प्रोपेगेशन होता है, वहां पे जेर्मोप्लाज्म जो यानी कि सोमेटोप्लाज्म जो होता है वो जेर्मोप्लाज्म का फंक्शन करता है, क्योंकि वहां से भी एक नए पौधे की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से 6 हिस्ट्री में हमने देखा कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और जीवों के ट्रांसमिट कैरेक्टर कैसे हुए और कैरेक्टर में जो डिफरेंस है, ये पूर्ण रूप से अब जाके हिस्ट्री को समझने के बाद आप पहुंचे हैं। जेनेटिक की परिभाषा को केवल एक्सप्लेन किए हैं कि जेनेटिक इज द साइंस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस, अब तक इनहेरिटेंस हमने देखा, और वेरिएशन इन प्रोजेनी में जो वेरिएशन होगी, डिफरेंटिएशन होगा, उसी को हम बोलेंगे वेरिएशन हो रहा है। और जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हिस्ट्री जेनेटिक्स के बारे में हम लोग देख लिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट एंड हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट। हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट, पौधों में संकरण, पौधों में संकरण। तो हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट में कैसे होता है, उसको जानने से पहले हम फ्लावर्स स्ट्रक्चर को समझेंगे। फ्लावर स्ट्रक्चर के समझने के बाद उसमें पॉलिनेशन प्रक्रिया को समझेंगे, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन को हम देखेंगे। आइए पहले फ्लावर्स के स्ट्रक्चर को जब आप देखते हैं तो किसी फ्लावर्स के पास में ये ऐसे ग्रीन कलर की स्टिक्स जिसका बेस होता है फ्लावर्स का, वो लगा होता है, और ठीक उसके ऊपर ओवरी और ओव्यूल बने होते हैं। ये इससे ये आपका ओवरी और ये आपका ओव्यूल, ये दोनों फीमेल पार्ट होते हैं। और ये ठीक ऐसे प्रक्रियाएं निकल के बाहर जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इसको स्टिग्मा। और ठीक जो ये ट्यूब होती है इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। तो यहां से लेकर के स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल, ये चारों पार्ट्स होते हैं वो फीमेल होते हैं। फिर ठीक यहां से हम देखते हैं कुछ रंग बिरंगे ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको हमको दिखाई देने मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैरोला। क्या बोलते हैं? कैरोला। और ठीक इसके नीचे जो मैंने आपको ग्रीन कलर बताया था होता है, उसको बोलते हैं कैलिक्स। तो कैलिक्स, कैरोला, ये दोनों पार्ट होते हैं किसके? फ्लावर स्ट्रक्चर्स के, जो सबसे बेस में होता है और फिर उसके ऊपर कलर होता है। और ये कैरोला का फंक्शन है कि ये इंसेक्टों को अपनी तरफ आकर्षित करे, और आकर्षित करने के बाद उसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया को फास्टली हो जाए। फिर इसमें से एक और स्टिक नुमाइश संरचनाएं बनी होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। ये दोनों तरफ से होता है, एक नहीं मोर देन हो सकते हैं, ऐसे कई निकले रहते हैं। वो क्रापों की संख्या के आधार पे, क्राप सीरियल क्राप, पल्स क्राप, आयर क्राप से उस पर डिपेंडेंसी है कि कितने कितने एंथर पाए जाएंगे। यानी इसको हिंदी में पुंकेसर बोलते हैं। इसको बोलते हैं पूरी प्रक्रिया को एंथर। ये क्या है? ये जो फिलामेंट, जो ये पार्ट है जो स्टिक टाइप का, इसको बोलते हैं स्टैमेन। स्टैमेन बोलते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया जो ये बनी हुई है स्ट्रक्चर्स, ये है आपका एंथर, यानी कि इसके अंतर्गत होता है पॉलन ग्रेन। और ये जो बाहरी आवरण है इसको बोलते हैं पॉलन सेक। क्या बोलते हैं? पॉलन सेक। और यहाँ पे प्रक्रिया ये जो है इसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। ये प्रक्रिया जिसमें पाई जा रही है पॉलन ग्रेन, और ये होता है पॉलन सेक, और ये स्टिक्स होती है स्टैमेन्स, और यहाँ से पूरी प्रक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? एंथर, यानी कि ये मेल पार्ट होता है। और ये जो है टोटल यहाँ से यहाँ तक ये फीमेल पार्ट। ठीक। कैलिक्स उसके रूप में सहायक का कार्य करता है, और कैलोरा
करोला जो है पॉलिनेशन की प्रक्रियाओं को उसमें फंक्शन करता है, यानी कि कीटों को आकर्षित करने का कार्य करता है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट्स स्टार्ट हुआ है हिस्ट्री में, तो उससे पहले आप जब ये प्रक्रियाओं को नहीं जानते हैं तो बेबीलोन एक साइंटिस्ट हैं और अर्सिया निवासी के कुछ साइंटिस्टों ने मिल करके इस आर्टिफिशियल पॉलिनेशन प्रक्रिया को किया, लेकिन उनका उद्देश्य था कि अच्छा फ्रूट्स प्रोडक्शन करने का, कि जो फ्रूट्स हो वो अच्छे क्वालिटी के हो, बड़े आकार के हों और अच्छे हों, ना कि उनका उद्देश्य था हाइब्रिडाइजेशन प्लांट को विकसित करना था। तो वो जानते ही नहीं थे। तो आइए पॉलिनेशन पहले क्या होता है हम जानते हैं। जब तक हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या प्रक्रिया होती है, एक वर्ड होता है पॉलिनेशन। क्या होता है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता है कि जब पॉलन ग्रेन, ये देखो आप लोग पॉलन ग्रेन देखो, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता है, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता है तो उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। बोले पॉलन ग्रेन रीच टू स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन फॉल्स टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इस पॉलिनेशन प्रक्रियाओं के रूप में दो प्रकार की, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। जब पॉलन ग्रेन अपने ही फ्लावर्स को या अपने पौधों पे उपस्थित अन्य फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरता है या पड़ता है तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर पॉलन ग्रेन अपने पौधों को या अपने फ्लावर्स को छोड़ करके किसी दूसरे अन्य पौधों पर उसी जात के, जैसे व्हीट क्रॉप्स है तो व्हीट क्रॉप्स होना चाहिए, राइस क्रॉप है तो राइस क्रॉप होना चाहिए, अदर डिफरेंटेशन होना चाहिए, तो उसी जाति के अन्य पौधों पर जाके फॉल्स पड़ता है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो इसमें दो पेरेंट्स आ जाते हैं। कितने पेरेंट्स आ जाते हैं? दो पेरेंट्स आ जाते हैं। मान लो एक पेरेंट्स ए हो गया और एक पेरेंट्स बी हो गया, यानी कि दो अलग अलग प्लांट्स हो गए। तो मान लो कि ये ए पेरेंट्स है ए और हमने कहा ये बी पेरेंट्स है। इमेजिन करो कि एक फ्लावर इधर ही बना हुआ है बी वाला, तो इसका पॉलन ग्रेन जब इस पे बी वाले पेरेंट पे पहुंचेगा, यानी कि मान लो ये बी वाला स्टिग्मा है, बी वाले पे पॉलन ग्रेन यहां से यहां पहुंचेगा, तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे हमारे पास ए और बी दो पेरेंट हो जाएंगे और दोनों जब पेरेंट होंगे तो यहाँ पे दोनों के कैरेक्टर्स ए और बी वाले इन्फ्लुएंस होंगे। और इसी को हम बोलते हैं कि जब दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर F1 प्रोजनी में आ जाते हैं, इसी को हम हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं। और इस होने वाली प्रक्रिया को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। जो F1 होता है वह हेट्रोसिस होता है, यानी कि सुपीरियर देन पेरेंट्स, तो अपने दोनों पेरेंटों से इसमें ज्यादा क्वालिटी पाई जाएगी पौधों, या जो है अपने पेरेंट्स सुपीरियर होने के कारण क्वालिटी आप फ्रूट्स का अच्छा देगा। और सभी मायनों में इसकी प्रोजनी जो होगी वो डिफरेंट हो जाएगी, फिर वो F1 को ही हाइब्रिड हम लोग बोलते हैं। इस F1 को बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझ रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन एक प्लांट की प्रक्रियाओं को आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं हिस्ट्री में, बेबीलोन और अर्सिया निवासी के सभी हिस्ट्रियों के बारे में बताते हैं कि कौन से साइंटिस्ट किस किस पार्ट का अध्ययन करके कब कब प्रक्रियाओं को उन्होंने बताया था। तो आप देख रहे हैं सेम फ्लावर से है, आपके ठीक साइड में स्क्रीन पे एक दूसरा फ्लावर है, सेम ऐसे जो प्रक्रिया मैंने बताया वो आप सेम आपको देख रहा होगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट। आफ्टर फ्लावर के बाद हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट की जो हिस्ट्री है हाइब्रिडाइजेशन की प्लांट में वो कब से स्टार्ट होती है। तो बेबीलोन एंड असीरिया के पीपुल्स, वहां के लोग ने 700 बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट में खजूर में आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करते थे। पॉलिनेशन मतलब पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर पहुंचना। आर्टिफिशियल का मतलब कि वो हाथों द्वारा, यानी कि हाथ से टच करके कॉटन से पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे ले जाके रीच करते थे, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करते थे अच्छे फलों की प्राप्ति के लिए। किसके लिए? कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होगा
तो उसमें से फल जो होगा, फ्रूट होगा, वो गुड क्वालिटी का होगा और अच्छा होगा, ना कि हाइब्रिड प्लांट के लिए। हाइब्रिड प्लांट का ग्रो करने का उनका कोई उद्देश्य नहीं था, उनको सिर्फ ये था कि इस प्रकार से आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करने से जो है कि अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखिए दूसरे साइंटिस्ट हैं डी ग्राफ, 1641 से 1673 यानी 1641 टू 1673। इन्होंने सुझाव दिया कि प्रोजनी में दोनों पेरेंट्स के गुण होते हैं। प्रोजनी बोले तो संतति, यानी कि जो A इंटू बी से हम लोग क्रॉस कराए थे और प्रोजनी ए भी प्राप्त किए थे, इसी को बोलते हैं ए भी प्रोजनी में कह रहे हैं कि दोनों पेरेंट दोनों पेरेंट के गुण होते हैं और इनहेरिटेंस में दोनों का योगदान होता है। यानी कि जब देख रहे हैं आप F1 आपको प्राप्त हुआ है, ए और बी दोनों आपको क्रोमोसोम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, L और ए और बी दोनों यहाँ पे, इसलिए दोनों पेरेंट का क्या होता है, योगदान होता है। ठीक, चलिए आगे। तीसरे साइंटिस्ट हैं ग्रीव ने 1682 में पौधों के पुंकेसर यानी कि स्टैमेन, जिसको हम स्टैमेन और मेल पार्ट बोलते हैं, आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा स्टैमेन, उसको देखिए, उसी पुंकेसर और स्टैमेन की बात हो रही है, का वर्णन किया। इन्होंने क्या किया, वर्णन किया और स्टैमेन को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बताया। स्टैमेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बताया, ये जो मैंने पहले आपको बता चुका हूं। फिर आइए दूसरे साइंट कैमेरेरियस, इनका नाम है, ये 1694 में पौधों के जननांगों यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का वर्णन किया। खोज किसी की नहीं की, केवल इन्होंने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का वर्णन किया। उन्होंने बताया ये मेल पार्ट, ये फीमेल पार्ट, इस फ्यूजन की प्रक्रियाओं को इन्होंने सिर्फ उनके जननांगों का वर्णन किया। उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट और है एमकी, 1823 में पौधों में परागनल यानी कि पॉलन ट्यूब, जिसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं, पॉलन ट्यूब को क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, पॉलन ट्यूब यानी कि स्टाइल, जहां पे स्टिग्मा गिरने के बाद नीचे ओवरी तक वो ट्यूब लगी होती है और पॉलन ग्रेन जनरेशन होकर के उसमें एंट्री करता है। स्टाइल का ओवरी में, देखिए ओवरी में प्रवेश सिद्ध किया। उन्होंने क्या किया कि स्टाइल के माध्यम से, जो स्टाइल यानी कि पॉलन ट्यूब था वो ओवरी में क्या था, वहां पे जाकर के एंट्री किया, तो एम के द्वारा ये कहा गया। आगे आइए और साइंटिस्टों को देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों की स्टामेन और स्टाइल यानी कि पॉलन ट्यूब दोनों का जिक्र हो चुका है। अब आगे फर्टिलाइजेशन वाली प्रक्रिया पे बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ओ हेटविन, 1876 में इन्होंने सी ऑर्चिन, एक समुद्री जीव है जो सी ऑर्चिन है, में इन्होंने फर्टिलाइजेशन का पता लगाया। क्या किया, फर्टिलाइजेशन का पता लगाया और बताया कि फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म एंड एग के न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। क्या होता है, स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है। अगर फर्टिलाइजेशन की परिभाषा को अगर हम एक लाइन में देखना चाहें तो बोलते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो उसी प्रक्रिया को इन्होंने बताया कि स्पर्म डायरेक्ट कहते हैं और एग यानी कि स्पर्म मेल एग फीमेल, इनके गैमेट का फ्यूजन होता है, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ओ सी ऑर्चिन में, ओ हेटविन में 1876 में इसका पता लगाया था। उसके बाद स्ट्रॉसबर्गर ने 1884 में आवृत बीजी एंजियोस्पर्मिक पौधों में फर्टिलाइजेशन का प्रमाण सहित वर्णन किया। उन्होंने क्या किया, उसमें प्रूफ के दौरान प्रमाण सहित उसका वर्णन किया कि उसमें फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है, वही प्रक्रिया कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल इसका फर्टिलाइजेशन। फिर नेक्स्ट है आपके थॉमस फेयरचाइल्ड, 1717 में फर्स्ट जो है हाइब्रिड का प्रोडक्शन हुआ, उसका श्रेय थॉमस फेयरचाइल्ड को जाता है, जिन्होंने स्वीट विलियन जो आपके स्क्रीन पे देख रहा होगा और कार्नेशन में दोनों में आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के दौरान
एक नए फेयर चाइल्ड म्यूल यानी कि नए फ्लावर की उत्पत्ति की, उसको बोला जाता है कि फेयर चाइल्ड म्यूल, अब इन्हीं के नाम से फेयर चाइल्ड म्यूल के नाम से। तो उन्होंने क्रॉस किस पे कराया था? स्वीट विलियम एंड कार्नेशन में, और वो भी किसके दौरान? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन दौरान। तो आपके जो हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट्स हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, तो फर्स्ट प्लांट जो होता है हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जो प्राप्त किया गया था वह फेयर चाइल्ड म्यूल किया गया था। और कौन साइंटिस्ट किए थे? थॉमस फेयर चाइल्ड किए थे 1770। इससे पहले प्रक्रियाएं हो चुकी है ना, बेबीलोन और अर्सिया पीपुल्स के लोग कर चुके थे, लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं था कि हाइब्रिडाइजेशन प्लांट प्रोड्यूस करना, उन्होंने सिर्फ फ्रूट प्रोड्यूस किया था। इसलिए आप यहाँ पे ध्यान रखें, फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन के। फिर कॉलरिचर साइंटिस्ट हैं 1766 में इन्होंने क्या किया? हाइब्रिडाइजेशन इन टोबैको यानी कि तंबाकू में इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया, और तंबाकू में इन्होंने क्या किया? हाइब्रिडाइजेशन किया, और बताया कि जो F1 होता है वह हेट्रोसिस होता है। क्या होता है? हेट्रोसिस होता है, यानी कि सुपीरियर देन पेरेंट, यानी कि जो F1 होगा वो अपने पेरेंट से सुपीरियर होगा, उसको बोलते हैं हेट्रोसिस। और यूनिफॉर्मिटी यानी कि F1 में जितने भी पौधे पाए जाएंगे, ऑल प्लांट सब यूनिफॉर्म होंगे, मतलब एक कैरेक्टर्स को दर्शाएंगे, यूनिफॉर्मिटी होंगे। और कहा गया कि F2 में जैसे ये जनरेशन बढ़ेगा, F2 में वो सब क्या हो जाते हैं? वेरिएशन हो जाते हैं, उसमें सभी पौधों में वेरिएशन उत्पन्न हो जाता है, जो विविधता यानी कि विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर को शो करने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हाइब्रिड प्लांट को सिर्फ जो ग्रुप किया जाता है वो F1 को ग्रुप किया जाता है, F2 को नहीं, क्योंकि उसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लागू हो जाता है, जिससे उसके एलर सेपरेट वो अपने इच्छा के अनुसार एक दूसरे में जाने लगते हैं, इसलिए उसमें वेरिएशन उत्पन्न हो जाता है। तो नए साइंटिस्ट आइए देखते हैं। 1759 टू 1835 में हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा इन्होंने सेब, नाशपाती, आड़ू, अंगूर में कई किस्मों का इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा उन्हें कई किस्मों को विकसित किया। इस प्रकार से आपने देखा कि हिस्ट्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट, तो स्टार्टिंग से लेकर के पूरे यानी कि वैरायटीज के प्रोडक्शन तक, फ्लावर्स के पार्ट्स, उसमें फर्टिलाइजेशन, फीमेल और मेल पार्ट्स के सबके बारे में बताया गया आपको। और आई होप दैट, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को पूर्णतः हिस्ट्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट्स समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका सलूशन आपको तुरंत दिया जाएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।